हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी पूरी सीरीज को शुरू करने वाले हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को समझेंगे, कौन से कंपाउंड होते हैं, उनकी आईयूपीएसी नेमिंग को एग्जाम्पल से समझेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और इस पूरी सीरीज में इसकी प्रिपरेशन को भी देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस को भी देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। हर चीज कंसेप्ट से समझेंगे, कंसेप्चुअल हर चीज को समझेंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है, इस सीरीज का पहला लेक्चर जो है, आज का जो हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर फोकस करेगा। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड की इंट्रोडक्शन देखेंगे, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। प्लस इसकी आईयूपीएसी नेमिंग एग्जांपल से देखेंगे कि हाँ, इसकी आईयूपीएसी नेमिंग और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, इनके आईयूपीएसी नेमिंग हम किस तरह से करते हैं। प्लस लास्ट में देखेंगे इसके स्ट्रक्चर की खास खास बातें क्या हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जिनका कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। आज के पूरे लेक्चर में इस चीज को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अब मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास है जी कार्बोक्सिलिक एसिड, मेरे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मुझे पहले इस चीज को, कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ भी केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं, प्रिपरेशन पढ़ने, उसकी केमिस्ट्री पढ़नी है। उसको पढ़ने से पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से कंपाउंड है, किन कंपाउंड को, किन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो इस चीज के लिए बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं सिंपलेस्ट डेफिनेशन आपसे शेयर करूं, अगर मैं सिंपलेस्ट डेफिनेशन की बात करूं कि हाँ जी कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो मैं सिंपली कहूंगा मेरे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास COOH का फंक्शनल ग्रुप लगा हो। COOH वाला फंक्शनल ग्रुप वाला कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसको मैं कहूंगा जी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसको कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहते हैं, और ये जो इसका फंक्शनल ग्रुप है, ये जो फंक्शनल ग्रुप COOH वाला फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। अब इसको कार्बोक्सिल क्यों कहते हैं, इंटरेस्टिंग बात है, आपको समझ आएगी, समझिएगा बहुत ही। कार्बोक्सिल ग्रुप ही क्यों कहते हैं, देखिए हमें पता है C डबल बॉन्ड O, जब हमने एल्डिहाइड और कीटोन पढ़े थे, एल्डिहाइड और कीटोन जब हमने पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था C डबल बॉन्ड O को कहते हैं कार्बोनिल, C डबल बॉन्ड O को हम कहते हैं कार्बोनिल, कार्बोनिल। और हमें पता है जब हमने अल्कोहल पढ़े थे, जब हमने अल्कोहल पढ़े थे, तो ये जो OH का फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोक्सिल ग्रुप जो है कार्बोनिल भी है और हाइड्रोक्सिल भी है, तो इसलिए कार्बो प्लस ऑक्सिल, कार्बो प्लस ऑक्सिल बन के बनता है कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल से बनता है कार्बोक्सिल ग्रुप। यहां तक बात सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम इसे कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और एसिड इसलिए कहते हैं बच्चों, जब हम इसको आगे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब हम इसकी कुछ चीज को समझेंगे कि एसिडिक नेचर क्यों होता है इनका। अभी सिंपली हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो COOH ग्रुप है वो इजीली H पॉजिटिव देता है और COO नेगेटिव साथ में बनाता है। इजीली ये एसिड H पॉजिटिव रिलीज करने की कैपेसिटी इसमें सबसे ज्यादा होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर इसकी H पॉजिटिव रिलीज करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसे हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। यहां तक बात सिंपल है। अब हमें समझ आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम पढ़ने वाले हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ने वाले हैं, वो हमें ये तो समझ आ गया किन कंपाउंड्स को हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ये तो हमें समझ आ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH वाले फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड को हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। यहां तक बात सिंपल है, यहां तक बात मुझे समझ आ गई, ठीक है। अब जैसे इसकी हमें समझ आया कि कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, हम चीज समझ आ गई ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, वैसे ही सिंपल इसकी आईयूपीएसी नेमिंग है। इसकी आईयूपीएसी नेमिंग भी बहुत ही सिंपल है। इसकी आईयूपीएसी जो नेमिंग है, कार्बोक्सिलिक एसिड की आईयूपीएसी नेमिंग भी उतनी ही सिंपल है। अगर मैं इसकी आईयूपीएसी नेमिंग में क्या रूल अप्लाई होता है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं, तो सिंपल है, नंबर ऑफ एल्केन, जो एल्केन लगती है उसका नाम। अब एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा तो आपको समझ आएगी ये चीज कि मतलब नेम ऑफ एल्केन, जितने कार्बन है उस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कितने कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कितने कार्बन है, उसके हिसाब से जो एल्केन लगेगा विदाउट ई, एल्केन के ई के छोड़ के विदाउट ई जो लगेगा, प्लस इसमें सफिक्स लगती है ओइक एसिड, सफिक्स लगती है ओइक एसिड,
तो इस तरह से हम इसकी IUPAC नेमिंग करते हैं। नेम ऑफ एल्केन, जितने कार्बन है उतने नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से उसका एल्केन का नाम हो जाएगा। विदाउट ई हटा देंगे और लास्ट में क्या लगेगा, ओइक एसिड। अभी एग्जांपल देखेंगे, हम एक एग्जांपल समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इजीली इसकी नेमिंग कैसे करनी है। जो एल्केन होगा उसका नाम आएगा प्लस लास्ट में सफिक्स लगेगा ओइक एसिड। ये चीज हमें याद होनी चाहिए, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। फिक्स रूल है, ओइक एसिड जो है इसका सफिक्स है। कार्बोक्सिलिक एसिड की जब IUPAC नेमिंग होती है, जो ओइक एसिड है वो इसका सफिक्स है। अब एग्जांपल से देखते हैं कि IUPAC नेमिंग के एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि IUPAC नेमिंग हम किस तरह से करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इसी नेमिंग की मैंने सिंपल सा रूल आपको समझाया था कि ओइक एसिड इसका सफिक्स लगता है और नंबर ऑफ जो कार्बन है उसके हिसाब से एल्केन का नाम चलता है। अब एग्जांपल से इनको IUPAC नेमिंग को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये मेरे पास पहला एग्जांपल है, ये मेरे पास पहला एग्जांपल है। तो पहला काम मैं क्या करूंगा, पहला काम मैं क्या करूंगा, इस चीज में हमेशा आप याद रखिएगा बच्चों, जब भी आपको COH का ग्रुप दिखेगा, COH का ग्रुप दिखेगा, नंबरिंग हमेशा कार्बन की COH वाले कार्बन से ही शुरू होगी। नंबरिंग हमेशा COH वाले कार्बन से ही नंबरिंग शुरू होगी। तो यहां पे इस केस में क्या होगा, नंबरिंग शुरू होगी यहां से 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सिंपली मुझे ये तो समझ आएगा कितने कार्बन है, 4। 4 के कार्बन का एल्केन का नाम क्या होता है, ब्यूटेन। तो मैंने कहा था मुझे एल्केन का नाम लिखना है ब्यूटेन और लास्ट की ई हटा के, लास्ट की ई को हटा के ब्यूटेन। और सफिक्स क्या लगेगा, सफिक्स क्या लगेगा, ओइक एसिड। तो पहले का नाम मेरे पास आ गया ब्यूटेनोइक एसिड। सिंपल है, कोई भी इफ एंड बट नहीं है, सिंपल है। ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम आ गया। 4 कार्बन थे, ब्यूटेन प्लस ओइक एसिड। ओइक एसिड सफिक्स लगेगा COH ग्रुप का, ओइक एसिड उसका सफिक्स लगेगा ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। यहां पे मेरे पास ये ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप है, ये मेरे पास फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसमें क्लोरीन भी लगी है और COH ग्रुप भी लगा है, क्लोरीन भी लगी है, COH ग्रुप भी लगा है। तो आप हमेशा याद रखेंगे इस चीज को, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की नंबरिंग होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग होगी या उसकी नंबरिंग करेंगे तो हमेशा नंबरिंग शुरू होगी, हमेशा नंबरिंग शुरू होगी COH से। नंबरिंग हमेशा शुरू होगी कार्बोक्सिलिक एसिड से, COH से ही शुरू होगी। तो नंबरिंग अगर यहाँ से शुरू होना तो इसको नंबर आएगा 1, इसको आएगा 2। और यहाँ पे हमें कहाँ फंक्शन ग्रुप को कंटेन करते हुए लेना है, जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं उसको कंटेन करते हुए लेना है। तो 3 और नंबर 4, 3 और नंबर 4। तो अब इसका क्या हुआ, सेकेंड पोजीशन पे लगा है इथाइल, सेकेंड पोजीशन पे लगा है मेरा इथाइल और थर्ड पोजीशन पे लगा है क्लोरो, थर्ड पोजीशन पे लगा है क्लोरो। सिंपल आ गया। टोटल कार्बन कितने हैं, 4। टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4। तो इसका नंबर क्या आएगा, थर्ड पोजीशन पे क्लोरो, थर्ड पोजीशन पे क्लोरो, सेकेंड पोजीशन पे इथाइल और ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। सिंपल है। अब मैंने क्लोरो पहले क्यों लिखा, इथाइल पहले क्यों नहीं लिखा, नंबर तो सेकंड पोजीशन में तो इथाइल पहले आ रहा है, सेकंड पोजीशन में तो इथाइल पहले आ रहा है। तो लिखते टाइम मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया है, IUPAC नेमिंग में मैंने कई बार आपसे डिस्कस की हुई ये चीज कि IUPAC नेमिंग में लिखते हुए पोजीशन वही रहे चाहे, पर जो अल्फाबेटिकली पहले आता है ग्रुप, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है ग्रुप, उसको हम पहले लिखते हैं। क्लोरो का C जो है इथाइल के E से अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, ABCDE, C पहले आ रहा है E से। तो 3 क्लोरो पहले लिखते हैं, 2 इथाइल बाद में लिखते हैं और ब्यूटेनोइक एसिड मेरे पास नाम आ गया। तो सेकंड का भी मेरे पास क्लियर हो गया। अब बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की, अब बात कर लेते हैं थर्ड एग्जांपल की। थर्ड एग्जांपल मेरे पास क्या कह रहा है, थर्ड एग्जांपल देखिए, मेरे पास एरोमेटिक कंपाउंड दे रखा है, एरोमेटिक कंपाउंड दे रखा है। अब इसमें भी मेरे पास 2 फंक्शनल ग्रुप, एक CHO एल्डिहाइड का ग्रुप लगा और एक एसिड का ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड का ग्रुप लगा है और एक एसिड का ग्रुप लगा हुआ है। यहां तक बात क्लियर, ये बात हमें दिख रही है, 2 फंक्शनल ग्रुप इसमें लग रखे हैं। अब मेरे पास, मुझे पता है जब बेंजीन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगता है तो बेस कंपाउंड बनता है बेंजल्डिहाइड, तो बेस कंपाउंड बनता है बेंजल्डिहाइड। और जब COH लगा होता है तो बेंजोइक एसिड, COH लगा होता है तो बेंजोइक एसिड। अब इस केस में हम बेस कंपाउंड क्या लेंगे, बेंजोइक एसिड लेंगे या बेंजल्डिहाइड लेंगे, दोनों ही बेस कंपाउंड जो बेंजल्डिहाइड लेंगे या बेंजोइक एसिड लेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि COH और CHO में से प्रायोरिटी में कौन पहले आता है। COH प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी लिस्ट में COOH जो है सबसे ऊपर आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। तो बेंजोइक एसिड ही हमारा बेस कंपाउंड बनेगा, बेंजोइक एसिड ही हमारा बेस कंपाउंड बनेगा। तो नंबरिंग दें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पोजीशन पे फॉर्माइल, 4 पोजीशन पे फॉर्माइल, 3 पोजीशन पे मिथाइल बेंजोइक एसिड,
ये मेरे पास इसका नाम आ गया। अब इसमें भी मैंने फॉर्माइल मिथाइल से पहले लिखा है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली एफ जो है एम से पहले आता है, अल्फ़ाबेटिकली एफ जो है एम से पहले आ रहा है। तो 4 फॉर्माइल 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड, इसका आईयूपीएससी नेमिंग आ गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की तो एग्जांपल से हमने आईयूपीएससी नेमिंग भी समझ ली, सिंपल थी, कुछ ज़्यादा इफ एंड बट या कुछ ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन इसमें थी नहीं, टेक्निकल चीज़ इसमें थी नहीं, कोई भी टेक्निकल ऐसी कोई बड़ी चीज़ इसमें नहीं थी, कंसेप्ट सिंपल है। अगर सिंपल लेके चलेंगे तो सिंपली हमें समझ आ रही है, सिंपल लेके चलें तो सिंपली हमें समझ आ रही है। अब आते हैं इसके तीसरे मुद्दे पे, हम इसकी बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर की क्या खास बात है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब मेरे पास मुझे पता है COOH जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप COOH जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए पहले हमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखनी पड़ेगी, कार्बन जो लगा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन देखनी पड़ेगी, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की देखनी पड़ेगी, किस तरह के बॉन्ड बन रहे हैं, कैसी बॉन्डिंग हो रही है, हर चीज को देखना पड़ेगा। उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। चलिए तो बारी बारी देखते हैं। पहले है मेरे पास कार्बन, पहला है मेरे पास कार्बन। अब कार्बन का मुझे पता है एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक नंबर है कार्बन का 6, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन कितने हुए, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6। अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो कार्बन के पास 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए मेरे पास। और यहां पे है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मुझे पता है और 8 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मेरे पास होता है 8। 8 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखूं 2 4 5 6 7 8, ये मेरे पास आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ध्यान से अगर मैं देखूं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पे मेरे पास है sp2 की हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन जो है मेरे पास ये जाता है sp2 की हाइब्रिडाइजेशन। sp2 की हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ, sp2 की हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ, sp2 की हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये हुआ एक s और 2 p ने मिलकर बनाई 3 ऑर्बिटलें sp2 की, एक s और 2 p ने मिलकर बनाई 3 ऑर्बिटलें sp2 की, 3 ऑर्बिटलें मेरे पास sp2 की बन गई, 3 ऑर्बिटलें मेरे पास sp2 की बन गई, और एक पाई और p ऑर्बिटल इसकी बची हुई है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक p ऑर्बिटल जिसको अनहाइब्रिडाइज्ड है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रखी है, एक p ऑर्बिटल बची हुई है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यहां पे अगर ऑक्सीजन की बात की जाए, यहां पे अगर ऑक्सीजन की बात की जाए, 2 p ऑर्बिटल उसके पास बॉन्ड बनाने के लिए पड़ी हुई है, 2 p ऑर्बिटल उसके पास बॉन्ड बनाने के लिए पड़ी हुई है। अब स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, मुझे पता है कार्बन का जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, कार्बन की जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर, वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का। यहां तक बात सिंपल है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पे है एक p ऑर्बिटल ऑक्सीजन, 2 और p ऑर्बिटल ऑक्सीजन की, 2 p ऑर्बिटल ऑक्सीजन की, ये जो एक ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल है यहां पे बनता है sp2 और p ऑर्बिटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड, एक बनता है सिग्मा बॉन्ड, एक इस कार्बन की sp2 ऑर्बिटल और इसकी एक p ऑर्बिटल, यहां बन गया सिग्मा बॉन्ड, साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई, एक p ऑर्बिटल के अंदर और एक इसकी sp2 ऑर्बिटल के अंदर। सेम यहां पे भी sp2 एक इसकी ऑक्सीजन OH है, OH जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन की एक इसके साथ इसका बन गया सिग्मा बॉन्ड, sp2 और p ऑर्बिट में आ गया एक सिग्मा बॉन्ड, यहां पे जिसके साथ भी इसका भी सिग्मा बॉन्ड, यहां पे भी सिग्मा बॉन्ड। यहां तक बात क्लियर, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल। अब इसके बाद क्या हुआ, अब समझिएगा, इसके बाद एक चीज हमें यहां पे ध्यान देने वाली क्या है कि इसके पास एक p ऑर्बिटल बची हुई है और इसकी एक p ऑर्बिटल ने तो सिग्मा बॉन्ड बना दिया, एक p ने तो सिग्मा बॉन्ड बना दिया, एक p ऑर्बिटल इसकी भी बची हुई है, एक p ऑर्बिटल ऑक्सीजन की बची हुई है, एक इसकी बची हुई है। तो इसकी जो एक p ऑर्बिटल है और जो कार्बन की एक p ऑर्बिटल है वो बनाती है पाई बॉन्ड, वो मेरे पास बच्चों बनता है पाई बॉन्ड। इस ऑक्सीजन का जो एक p ऑर्बिटल है, इस ऑक्सीजन की जो एक p ऑर्बिटल है वो इसके साथ साइड वाइज ओवरलैप करके बनाती हैं पाई बॉन्ड, साइड वाइज ओवरलैप करके बनता है मेरे पास पाई बॉन्ड। और ऑक्सीजन की दूसरी जो p ऑर्बिटल है वो इसका हाइड्रोजन के साथ बनाती है सिग्मा बॉन्ड। तो यहां तक मेरी बात क्लियर होगी। ये इस तरह से स्ट्रक्चर आता है मेरे पास COH ग्रुप का, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल, 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से, और एक जो p ऑर्बिटल बचती है ऑक्सीजन और कार्बन की वो आपस में बनाती है पाई बॉन्ड, आपस में बनाती है पाई बॉन्ड। यहां तक बात क्लियर, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
यहां तक मेरी बात होगी क्लियर इसके स्ट्रक्चर की, यहां तक मेरी बात होगी क्लियर इसके स्ट्रक्चर की। अब एक और बात जो हमें पता होनी चाहिए, एक और बात जो हमें पता होनी चाहिए इसके ग्रुप के स्ट्रक्चर की वजह से, एक चीज होती है, मेरे पास है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मेरे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, अब क्या होता है, मुझे पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन में कंपेयर किया जाए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ, मेरे पास बनता है ये स्ट्रक्चर, मेरे पास बनता है O नेगेटिव प्लस OH, मेरे पास आ गया ये ग्रुप, मेरे पास ये स्ट्रक्चर आ गया, रेजोनेंस में ये एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आ गया इसका, यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उसमें इलेक्ट्रॉन खींचे अपनी तरफ, कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यही चीज अगर मैं कार्बोनिल ग्रुप से कंपेयर करूं, जो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन है, एल्डिहाइड और जो कीटोन है, वहां पे भी सेम सिचुएशन बनती है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बन पॉजिटिव पे, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बन पॉजिटिव पे। एल्डिहाइड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है उसका खास केमिकल रिएक्शन है, जो एल्डिहाइड और जो कीटोन है उनका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो उनका सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। पर इस केस में भी अब पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना चाहिए इस पे, न्यूक्लियोफाइल को इस पर अटैक करना चाहिए। पर यहां पे क्या होता है, यहां पे ये जो OH ग्रुप लगा है, ये जो OH ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड और कीटोन में OH ग्रुप नहीं होता है, एल्डिहाइड और कीटोन में OH ग्रुप नहीं होता है। इस OH ग्रुप की वजह से एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर और बनता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनता है यहाँ पे, यहाँ से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ये शेयर, C पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं ऑक्सीजन के लोन पेयर से, ऑक्सीजन के लोन पेयर से भी इलेक्ट्रॉन मिलते हैं इसको, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से भी आता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इस रेजोनेंस की वजह से ये कार्बन इसके पास इतना रेडिली अवेलेबल नहीं है न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए, ये कार्बन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से कार्बन का पॉजिटिव चार्ज इतना रेडिली अवेलेबल नहीं होता है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए। तो एज कंपेयर टू एल्डिहाइड और कीटोन से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए, एल्डिहाइड या कीटोन से इसका कंपैरिजन किया जाए, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए ये कम रिएक्टिव है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के कंपैरेटिवली ये कम रिएक्टिव है न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए, क्यों? ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से कार्बन के साथ ये रेजोनेंस में चला जाता है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रेजोनेंस में चला जाता है, और C पॉजिटिव इतना ज्यादा नहीं रहता है, अवेलेबल नहीं रहता है। तो यहां तक हमारी आज के लेक्चर की बात खत्म हुई। हमने इंट्रोडक्शन देखी, कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या है, IUPAC नेमिंग एग्जाम्पल से समझी, प्लस इसके स्ट्रक्चर को समझा कि स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, स्ट्रक्चर की खास बात क्या होती है वो हमने समझी। यहाँ अब आपको कोई भी डाउट है बच्चों तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, 100% मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करूंगा। थैंक यू।